वेलकम लिसनर्स, आज का टॉपिक है यूनिट 10 ऑफ MPA 013 पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट। आज हम एक ऐसी चर्चा शुरू कर रहे हैं जो गवर्नेंस के सबसे कोर हिस्से से जुड़ी है, यानी इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस। भारत जैसे विशाल देशों में जहां सरकार की इतनी लेयर्स होती हैं, उनके बीच का आपसी तालमेल आखिर होता कैसे है? चलिए समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे IGR की डेफिनेशन से, फिर इसके 3 मॉडल्स देखेंगे, उसके बाद बात होगी डायमेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स की, और फिर द थर्ड टियर पर आएंगे। लास्ट में मीडिएटिंग एजेंसीज और द कोलिशन एरा को कवर करेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहला सेगमेंट है डिफाइनिंग IGR, यानी द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। अगर हम एंडरसन की 1960 की डेफिनेशन को सिंपल टर्म्स में समझें, तो IGR उन सभी एक्टिविटीज और इंटरैक्शंस का नाम है जो सरकार के अलग अलग यूनिट्स और लेवल्स के बीच होती हैं। देखिए, कोई भी पॉलिसी हवा में या आइसोलेशन में नहीं बनती। अगर एक पॉलिसी को जमीन पर सक्सेसफुल बनाना है, तो यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स सभी का कंटिन्यूअस कोऑपरेशन और इंटरैक्शन बिल्कुल मस्ट है। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, जो है 3 मॉडल्स ऑफ IGR based on Delsar-Wright's theory. And this brilliantly illustrates Wright के 3 theoretical models. पहला है inclusive model. ये एकदम centralized system है जहां यूनियन के पास ही पूरी अथॉरिटी होती है। दूसरा है coordinate model. यहाँ यूनियन और स्टेट दोनों थोड़े ऑटोनमस होते हैं और दोनों का अपना इंडिपेंडेंट डोमेन होता है। और तीसरा है ओवरलैपिंग मॉडल, जहां दोनों के पास लिमिटेड ऑटोनॉमी होती है और सिस्टम चलाने के लिए आपस में बार्गेनिंग और कोऑपरेशन करना ही पड़ता है। इन थियोरेटिकल मॉडल्स को समझने के बाद चलिए इस थ्योरी को इंडिया के लेंस से देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज क्वाजी फेडरल सेटअप। केसी वेयर का ये कोट बहुत फेमस है। The Indian Constitution established a system of government which is almost quasi-federal, a unitary state with subsidiary federal features. उनका बेसिक पॉइंट ये था कि इंडिया कोई प्योर फेडरेशन नहीं है, हम एक क्वाजी फेडरल यूनियन है। इसका मतलब है कि पावर्स तो डिवाइडेड है, लेकिन पलड़ा हमेशा सेंटर की तरफ ज्यादा भारी रहता है। 7 स्केड्यूल के इस डिवीजन पर नजर डालिए, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। यूनियन लिस्ट में 97 आइटम्स हैं, जबकि स्टेट लिस्ट में सिर्फ 66 और कंकरेंट लिस्ट में 47। साफ दिख रहा है कि लॉ बनाने की सबसे मेजर पावर सेंटर होल्ड करता है, और जो विषय इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं होते, यानी रेजिडुअरी पावर्स, वो भी डायरेक्टली यूनियन पार्लियामेंट के पास ही चली जाती हैं। पर जहां पावर का इम्बैलेंस होता है, वहां फ्रिक्शन आना तो तय है। सेंटर और स्टेट्स के बीच कई मेजर टेंशन पॉइंट्स हमेशा से रहे हैं, जैसे रोल ऑफ द गवर्नर, जिस पर अक्सर पार्टिजन होने का टैग लगता है, या फिर आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल का यूज। स्टेट्स अक्सर फंड्स के लिए सेंटर पर डिपेंडेंट रहते हैं, और ये फाइनेंशियल डिपेंडेंस एक बड़ा झगड़े का कारण बनती है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर में सेंट्रल फोर्सेस का आना और ऑल इंडिया सर्विसेज का कंट्रोल, ये सब चीजें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देती हैं। इन सब के बीच हम ग्रासरूट्स गवर्नेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगला हिस्सा है द थर्ड टियर, जहां हम पंचायती राज और नगर पालिका की बात करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सफर भारत में एक लंबा सफर रहा है। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी से शुरुआत हुई, जिन्होंने टॉप डाउन मॉडल की जगह जमीनी स्तर पर लोगों को इन्वॉल्व करने का आइडिया दिया। फिर 1977 में अशोका मेहता कमेटी ने इसको और रिफाइन किया। पर सबसे बड़ा माइलस्टोन तब आया जब लंबे इंतजार के बाद 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास हुए और लोकल बॉडीज को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है आज भी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बावजूद लोकल बॉडीज अभी भी फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई जितना सोचा गया था। और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत है लोकल मैटर्स में MPs और MLAs का लगातार इंटरफेरेंस। इन सभी हर्डल्स के चलते रियल एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डिवोल्यूशन आसानी से नहीं हो पा रहा है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड फेडरल फ्रेमवर्क को स्मूथली चलाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस डिलिबरेटली बनाई गई थी। आइए देखते हैं मीडिएटिंग एजेंसीज। ये इंस्टीट्यूशंस फ्रिक्शंस को कम करने के लिए ही हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल 280 के अंडर आती है। इसका मेन काम सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करना है। वहीं प्लानिंग कमीशन एक टाइम पर रिसोर्सेज एलोकेट करने का बड़ा काम करता था। साथ ही जोनल काउंसिल्स और इंटर स्टेट काउंसिल का भी बड़ा रोल है, ताकि स्टेट्स और सेंटर आपस में मिलकर इश्यूज रिजॉल्व कर सकें।
Now, what's really interesting about this slide is the Interstate Council का actual performance. सरकारिया कमीशन की सिफारिश पर इसे 1990 में सेटअप किया गया था, ये सोचकर कि ये फेडरल इश्यूज का सबसे बड़ा मंच बनेगा। पर सच्चाई ये है कि इसकी लेगेसी बहुत मिक्स्ड रही है। इसका रोल मेन तौर पर सिर्फ एडवाइजरी बनकर रह गया और एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट की कमी के चलते ये इंस्टीट्यूशन अपने एक्चुअल पोटेंशियल को अचीव करने में काफी स्ट्रगल करती दिखी है। इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह काम करते हैं, पर पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। चलिए समझते हैं द कोalition एरा को। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर 1989 के उस कोalition एरा ने इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस को इतनी ड्रास्टिकली बदल कैसे दिया? जब एक ही पार्टी की डोमिनेंस का लंबा दौर खत्म हुआ तो पावर डायनामिक्स शिफ्ट हुए और रीजनल पार्टीज एकदम से सेंटर स्टेज पर आ गए। प्री 1989 और पोस्ट 1989 के सिनारियोज को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। 1989 से पहले लगभग एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था क्योंकि सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, लेकिन उसके बाद यूएफ, एनडीए, यूपीए जैसे कई कोalition गवर्नमेंट्स आई। इस नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में सेंटर मजबूर हो गया कि वो रीजनल पार्टीज की सुने और स्टेट्स के साथ एक कोऑपरेटिव बार्गेनिंग अप्रोच अपनाए। इसने इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा रवैया ही बदल दिया। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक कंक्लूजन दें तो ये स्टेटमेंट परफेक्टली फिट बैठता है। The art of balancing the interests of the union and the states governed by different political parties has become the prime need. आज के टाइम में एक हेल्दी गवर्नेंस चलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पावर शेयरिंग, म्यूचुअल अकोमोडेशन और एक सच्ची पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जहां सभी लेवल्स को रिस्पेक्ट मिले। जैसे जैसे ये रीजनल डायनामिक्स आगे इवॉल्व होंगे, क्या इंडिया के इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस पूरी तरह से उस ओवरलैपिंग अथॉरिटी मॉडल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? यही सोचते हुए इस एक्सप्लेनर को यहाँ रोकते हैं। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.